हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीत क्लासेस इंडिया में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ कक्षा 9th का हिंदी जो कि 6 मार्च से स्टार्ट होना है। आज का ये वीडियो है 2 अंक वाले 2 मार्क्स वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मींस इसके आने के पूरे चांसेस है, इसे जरूर पढ़कर जाएं। अभी से आप रिवीजन अच्छा करें, कैसे लिखना है, किस टाइप लिखना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, लाइक कर दें और जो न्यू है सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़कर जाएं। ठीक है, क्या है, ये 2 मार्क्स का है। हिंद आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? हिंदी की भाषाओं के प्रारंभिक काल को चरण काल, सर्वप्रथम अंग्रेज, ये काल है, सर्वप्रथम क्या है, अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। उन्होंने भी ही भारत की संपूर्ण भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण किया था, क्योंकि चरण जाति के कवि चीर रस कवि हैं, कवि चीर रस के कवि थे। इसे क्या है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है। दूसरा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, जिससे इसके विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृश्य अंत विरोधों से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की एक ऐसी प्रभावित हुई कि मतलब भक्ति धारा जो ऐसे प्रभावित हुई कि विद्वानों ने, जो विद्वान थे उस समय में, एकमत से हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता। तो किसको? भक्ति, भक्ति को वैसे भी अभी भी एक अच्छा कि जो भक्ति में लीन है वो स्वर्ण युग में है, मीन्स एक ना अमृत पा लिया। तो अभी भी बोलते हैं, तो पहले तो बोलते ही थे। नेक्स्ट है, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविताओं के कवियों ने यथार्थ का चित्रण किया है। दूसरा, नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगीतवाद की 2 विशेषता लिखिए। लिखते हुए एक कवि का नाम और एक रचना लिखिए। ठीक है, पहला है, प्रगीतवाद की 2 विशेषता क्या था? प्रगीतवाद में जो रूढ़ियों का विरोध होता था और शोषण का विरोध होता था। ठीक है, प्रगीतवाद में अच्छा था, उसमें कुछ ना कुछ सुधार होने लगे थे। दूसरा, प्रगीतवाद के कवि कौन थे? गुल मेहंदी और है मेरी तुम। ठीक है, ये दोनों क्या है, इनके रचना मतलब कवि थे, प्रगीतवाद के जो कवि थे जिन्होंने ये सब रचना लिखा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना ये थी। ठीक है, केदारनाथ के जो कवि थे उनकी रचना ये थी। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? चलो देखते हैं, ये पार्ट का ये क्वेश्चन है। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, मीन्स घूम सकती है, जबकि कवि परतंत्र है तथा जेल में बंद है। कोयल अपना बसेरा पेड़ के हरी भरी टहनियों के बीच बसाए हुए हैं, जबकि कवि जेल के काल कोठरी में बंद है। कोयल में मधुर गाना को सुनकर लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, मीन्स खुश हो जाते हैं, अंदर से खुशी, प्रफुल्लित हो जाना मतलब दिल से खुश हो जाना। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, देखते हैं। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं और जो न्यू है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है, इस सीरीज चल रही है जिसमें क्लास 9th और 11th के इंपॉर्टेंट हर क्वेश्चन को शेयर किया जाएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, दलाली नहीं करना, शेयर करना। मानसरोवर से कवि का आशय क्या था? देखो, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, मानसरोवर। ठीक है, तो रिलेट ही करो, काफी अच्छा शब्द है। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है, थोड़ी राइटिंग मैटर करता है हिंदी में, इसलिए जैसे डिस्टेंस देकर यहाँ पर लिखा गया है वैसे ही आप कोशिश करो पेपर लिखने का। और जैसे उदाहरण है, हेडिंग ब्लैक, देखो ब्लू, रेड तो यूज नहीं कर सकते, पर ब्लैक और ब्लू का प्रॉपर यूज करो, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ अभी से। 9th में प्रैक्टिस रहेगा तो 10th में और बेटर कर पाओगे, टॉप कर लोगे। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर संसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, वैराग्य धारण कर, वैराग्य मतलब सब दुनियादारी छोड़ देना, धारण कर परात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं।
शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है जिसका आशय उदासीनता से है। ठीक है, नेक्स्ट है उदाहरण। उदाहरण में क्या होता है, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्व करे क्या इतना। ठीक है, सो इसको याद कर लो। उदाहरण अगर कोई आपको सिंपल याद है, पहले से याद है, तो प्लीज उसी को लिखें, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, लास्ट में बहुत पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उदाहरण मतलब आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसा तो फिक्स नहीं, बस उसके एग्जाम्पल, उसके परिभाषा सही होना चाहिए, विभा कोई मतलब उससे रिलेट होना चाहिए। विभाव और अनुभव में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, 3 लिखा गया, पर 2 जरूर लिखना। अगर 2 नंबर का पूछता है कभी भी ध्यान देना, 3 है तो 3 या 4 लिखो, 2 है तो 2 या 3 लिखो। ठीक है, साफ साफ लिखो। अब पॉइंट में याद है तो ऐसे लिखो, नहीं पॉइंट में याद है तो कुछ विभाग का अलग, फिर अनुभव का अलग से। ठीक है, कोशिश करो ऐसे लिखने का। विभाव और अनुभव, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव आश्रय के बाह्य शारीरिक चेष्टाओं का अनुभव कहते हैं। किसको? शारीरिक चेष्टाओं, आश्रय के बाह्य शारीरिक। विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभव के संख्या संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, दूसरा तीसरा है माता को देकर, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी होता है इस टाइप में। माता को देखकर हृदय में वत्सल का उमड़ना विभाव कहलाता है। माताओं को देखकर बच्चे की शारीरिक क्रिया और जैसे दुलार गले लगाना अनुभव कहलाता है। ठीक, समझ रहे हो? तो मम्मी का जो है वो, अब बच्चे जब को होता है मम्मी के प्रति, का अनुभव। अनुभव देखो, विभाव अनुभव से सीखा, उसको प्यार मिला बचपन से, तो उसको भी आया कि इससे बढ़कर दुनिया में, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। अलंकार की परिभाषा लिखिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। और याद रखें, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ बस बने रहें, आपको सब कुछ मिलेगा, और टेलीग्राम में भी ऐड हो जाएं। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। ठीक है, हो सके तो एग्जाम्पल भी दे दें और अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पूछता तब भी दिया करो, हम लिखे नहीं है बट बता रहे हैं सच्चाई। रस के प्रकार, उनके स्थायी भाव लिखिए। देखो रस कितने होते हैं और उनकी स्थायी भाव। ठीक है, तो रस है, पहला क्या है? श्रृंगार रस, रति, हास से हास, मतलब ये तो मिलता जुलता है। रौद्र का क्रोध, करुण रस शोक, करुण हो गए जहां पर, शोक हो गए। वीर मतलब उत्साह, अद्भुत मतलब आश्चर्य, विभत्स मतलब घृणा, जुगुप्सा मतलब विभत्स, भयानक मीन्स भय, सेम ही है। शांत मतलब निर्वेद, वत्सल मीन्स होता है वत्सल, भक्ति मतलब भक्त, देव, रति। गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी? देखो, बैलों द्वारा की गई शरारत पर गया ने क्या दी? ने दोनों बैलों को लाठी से पिटाई की और उन्हें एक जगह बांध दिया जहां पर भूखे प्यासे पड़े रहे और खाने को सूखा भूसा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ गया ने की। सो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़े, दोस्तों को शेयर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए हाजिर हो रहा है। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी, बताइए जरा। तो मैना को अपने पिता से जुड़ी हर चीज अत्यंत प्रिय थी। वह अपने पिता के महल जो जनरल आउटरम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, क्या के अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी। उसके अवशेष पर है यहाँ पर, रोना चाहती थी, परंतु आउटरम ने इसकी अनुमति नहीं दी थी उन्हें। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर है, जिसके कारण उसे डर था कि मैना का विलापन सैनिकों में सहानुभूति उत्पन्न कर देगा जो अंग्रेज सेना के भारतीयों को भड़का सकती है। दूसरा डर था कि अंग्रेज सरकार का जो क्या था, नाना से संबंधित प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देना चाहती थी। अतः मैना ने सहानुभूति के पश्चात उसे अपनी सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ा। तीसरा, मैना की साहसी प्रवृत्ति ने भी उसके भयभीत रखा था। ठीक है, तो ऐसे 3-4 जो थी, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी बताया गया, रिलेट किया गया। नेक्स्ट है कांजी हाउस में पशुओं, जो कांजी हाउस होता है, कांजी हाउस, पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी, पशुओं की संख्या, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के जांच पड़ताल जो होता है, जिससे उनके खाने पीने का इंतजाम करके उसके अनुसार किया जा सके। पशुओं के व्यवहार का आंकलन तथा सभी कैद पशुओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। तो जल्दी से हमारे चैनल में जुड़े, 2-2 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी
ये सब चीजें मिले। ठीक है, दोस्तों को शेयर करना बहुत जरूरी है, सबका नंबर अच्छा है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उपभोक्तावादी की संस्कृत पाठ में लेखक श्यामाचरण दुबे सुख का अभिप्राय विभिन्न भ्रामक वस्तुओं तथा साधनों के उपभोग से मिलने वाली संतुष्ट को मानते हैं। जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो क्या है अंतर देख लेते हैं, चलो। ठीक है, ये 15 थे, 16 पर कोई नहीं, मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो देखते जाएं, पढ़ते जाएं, एंजॉय करते जाएं। जीवनी और आत्मकथा। जीवनी क्या होता है? दूसरे का, आत्मकथा खुद का, कोई लिख दो, आप भी लिख दो। जीवनी किसी दूसरे द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी महान पुरुष की ही लिखी जाती है। ठीक है, आत्मकथा किसी की भी हो सकती है, आप अपने मम्मी पापा खुद का भी लिख देना, बुक बेच देना, सेलिंग अच्छी रही, पैसा कमा लेना। नेक्स्ट है एकांकी एवं नाटक में अंतर लिखिए कोई दो। देखो, नाटक और एकांकी, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक से ही मतलब एक कर दो। नाटक में अधिकाधिक कथा के साथ साथ सहायक गौड़ कथाएं भी होती है और एकांकी में एक ही कथा और घटना होती है। ठीक है, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए। क्या है देख लेते हैं। दो वर्णों के पास-पास आने पर वह परस्पर मिल जाने से उनमें जो विकार या परिवर्तन हो जाता उसे संधि कहते हैं। संक्षेप में दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो के अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। विद्या प्लस आलय विद्यालय। संधि के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, सो ये था। अगर यही क्वेश्चन 3 का आता है तो क्या करोगे, इसके थोड़ी एग्जाम्पल दे देना कि स्वर का ये, व्यंजन का ये, विसर्ग का ये। निपात शब्द से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखिए। निपात मतलब क्या था? किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे आदि, यही सब होते हैं। और क्या, तो जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, आदि, ये सब। ठीक है, सो ये संपूर्ण प्रश्न जो दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को शेयर, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, एंजॉय करते जाएं, उदाहरण भी लिखें। तुम्हें आज रात तक, क्या लिखा है? तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, तुमने तो हद कर दी, हद कर दी, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे बैठे रहते हो। कोई नहीं, पढ़ने के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए, लास्ट में एक काम करता है। भूख मीठी की, भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? प्रस्तुत कहावत का यह अभिप्राय है कि यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर एवं स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, ठीक है, यदि खाने वाले को भूख नहीं लगती, स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं लगता। बसता स्वाद भोजन में नहीं अपितु भूख में होता है। जाओ पिकनिक, कितना टेस्टी लगता है, भूख रहता है सुबह से। दूसरे शब्दों में भूख मीठी होती है, ना कि भोजन मीठा होता है। समझ गए आप लोग? लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व से क्या प्रभावित थी? ठीक है, तो लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को यद्यपि कभी नहीं देखा था, या तथापि उन्होंने संबंध में अपनी माँ, पिताजी आदि से सुनकर रखा था। लेखिका ने सुन रखा था कि नानी पर घर में पर्दा करती थी, वह परंपरागत ढंग से रहती थी। वह अपनी बेटी की शादी एक ऐसे युवक से करना चाहती थी जो स्वतंत्र सेनानी प्यारे लाल जी जैसा हो। लेखिका की नानी ममतामयी थी, वह अन्य भारतीय औरतों की तरह ही अपनी बेटी को 15 साल की होती थी, ठीक है, उसके शादी की फिक्र करने लगती थी। निजी जीवन में नानी काफी स्वतंत्र विचारों वाली औरत थी। नानी अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा के सामने पर्दे का लिहाज न करते हुए पति के सामने ही अपनी इकलौती बेटी के लिए वर ढूंढने, ठीक है, वर ढूंढने के लिए कहने में संकोच नहीं करती थी। नानी दूसरों के जीवन में कभी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। नानी के व्यक्तिगत इन विशेषताओं के कारण लेखिका उनसे अत्यधिक प्रभावित हो गई। मतलब बहुत अच्छी नेचर की थी, इसलिए लेखिका जो थी प्रभावित हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस कुछ ही क्वेश्चन और आ गए जो कि इनको पढ़कर ही जाना, जरूर पढ़कर जाना। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, किसको किसको अच्छा लग रहा है जल्दी से लाइक करें, और किसको और सब पेपर चाहिए। महाकाव्य और खंड काव्य, महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है, खंड काव्य का कलेवर जो होता है सीमित होता है। ठीक है, महाकाव्य में समस्त जीवन का अंकन होता है, खंड काव्य में जीवन किसी एक पर खंड चित्रण होता है। महाकाव्य अनेक रूपों का विभाजन होता है, खंड काव्य एक ही क्या होता है, सर्ग होता है। मीन्स अनेक सर्गों का होता है और इसमें एक ही सर्ग होता है। ठीक है,
दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहा छंद 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। यह एक अर्थ सममात्रिक छंद होते हैं, ठीक है। उदाहरण ये है कि मेरी भाव बाधा हरि राधा नगरी सोई, जब तक कि झाई पारे श्यामो हरि दुति होई। तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए, तो उदाहरण था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चलो कुछ ही क्वेश्चन है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मिक्स आए हुए क्वेश्चन है, इन्हें जरूर पढ़ के जाना। तो तत्समय और तद्भव में देख लेते हैं। तत्सम जो होता है शब्दों के अंत में छा शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पक्षी ज्ञान, ठीक है। तद्भव शब्दों में क्या होता है, खा या छा का प्रयोग होता है, पंछी, ठीक है। अब देखो तत्सम शब्द में जहां स्रा का प्रयोग होता है, धन श्रेष्ठी। तद्भव शब्द में वहां सा का प्रयोग होता है, जैसे धन सेठी। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद उदाहरण सहित लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद निम्न होते हैं। साधारण या सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर पढ़ लेना। जल्दी से हमारे चैनल में जुड़ जाएं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अच्छे नंबर प्राप्त करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।